क्या उंगली दिखा दिखा के बात करते हो? सदन में नहीं हुआ मैं सदन में, वरना देता जवाब, अपने लोगों की तरफ से बताता कि उंगली कैसे दिखाई जाती है। अगर ये गलतफहमी हो मुख्यमंत्री तो निकाल लेना दिमाग से। अगर ये गलतफहमी हो गई हो कि इनका कोई रक्षक नहीं, इनके पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं, तो जब तक हम बाबा साहब अम्बेडकर के बेटे जिंदा हैं तुमसे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, याद रखना मेरी बात। इन्होंने व्यवस्था की है कि बैनर लगेंगे जनप्रतिनिधियों के, वो सरकारी खर्चे पे लगेंगे और मंदिरों में लगेंगे, और मंदिरों में जो एमपी एमएलए हैं, क्योंकि इनकी सरकार है वहां, तो इनके नेता वहां मुख्य अतिथि होंगे। आप सोचो, ये मंत्री को राजनीतिक घर बनाना चाहते हैं कि मंदिरों में इनके नेता जाएं, सरकारी खर्चे पे जाके भाषण दें और भाषण देके कहें कि देखो हमारी पार्टी ने किया है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाओ। ताली, हाथ खोलो, दिमाग खोलो, हाथ मत जोड़ो, दिमाग खोलो। वो ये कह रहे हैं, देखो उनका षड्यंत्र। उन्होंने कहा कि डीएम एसएसपी जाके व्यवस्था करेंगे। ये हमारे दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को बेवकूफ बनाने की तैयारी है, उनकी वोट को लूटने की तैयारी है। ये कोई धार्मिक नहीं है। अगर धार्मिक होते हैं तो मंदिर छोड़ के गोरखपुर का ये लखनऊ की सत्ता पे नहीं बैठे होते, आप सब लोग जानते हैं। अगर तैयार करना है तो सुरक्षा करो बहन बेटियों की, उत्तर प्रदेश में और देश में जहां तुम्हारी सरकार है। निकम्मो, बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाते हो, भाषण देते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हो, और आपकी सरकारों में हाथरस के साथ क्या हुआ आपने नहीं देखा क्या? केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इतनी नालायक सरकार है कि उसने तो अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए पूरे आरक्षण व्यवस्था का तमाशा बना दिया। इसका परिणाम हमने 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा। कल भी उस पर एक आदेश आया कि पूरी वो 6800 जो नियुक्ति अलग से दी गई थी हमारे आंदोलन के बाद, वो निरस्त कर दी जाए। हमने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पद हमारे खा गए, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। और फिर इनके बचाव में न्यायालय खड़े हो जाते हैं, ये अच्छा नहीं है। इसलिए ये जब धर्म की बात करके हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे तो हमारे अपने लोगों को हमें जाके बताना है कि आप इनसे ये भी सवाल पूछो कि आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा, आपकी जेब में पैसा कहां से आएगा, आपको जमीन कहां से मिलेगी, आपको आगे बढ़ने के अवसर कहां से मिलेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक काम और किया, मैं उस पर भी आऊंगा। यह एक षड्यंत्र है, मैं उसको बेनकाब करूंगा अपने लोगों के सामने। यहां हमारी एक और 5 मांगों में जो हमने रखी थी, उसमें यह भी मांग थी कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को ठेकेदारी में जो सरकारी ठेके आते हैं, उन ठेकेदारी में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि नौकरी आपने आजाद भारत में किसी को ज्यादा लोगों को नहीं दी। जो जमीनें दी गई थी पूर्व की सरकारों द्वारा, वो जमीनें भी सरकार छीन रही है, और उसका मैंने इतने दिन पहले आपको जागरूक किया था। कल सरकार ने कहा कि एससी एसटी की जमीन जो है उत्तर प्रदेश में कोई भी ले सकता है, डीएम से परमिशन की जरूरत नहीं है। ये जमींदारों को, सामंतियों को, पूंजीपतियों को हमारी जमीन छीनने की अथॉरिटी दे रहे हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री से अभी ट्वीट करके कहा, ये मेरा संदेश है उनको कि ये गलतफहमी में मत रखना कि इनको कोई संभालने वाला नहीं, इनका कोई रक्षक नहीं है। अगर ये गलतफहमी हो मुख्यमंत्री तो निकाल लेना दिमाग से। अगर ये गलतफहमी हो गई हो कि इनका कोई रक्षक नहीं, इनके पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं, तो जब तक हम बाबा साहब अम्बेडकर के बेटे जिंदा हैं तुमसे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, याद रखना मेरी बात। साहब ने कहा जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ व्यवस्था के कारण जिन लोगों के पास कोई साधन नहीं थे उनको आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिया। अगर ना होते बाबा साहब अम्बेडकर तो आज हमारे तन पे ये कपड़े भी नहीं होते। इसलिए मैं सरकार को इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं, केंद्र की और भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है, कि अपने षड्यंत्र करने बंद कर दो, वरना अंजाम गुलिस्ता बहुत बुरा होगा, इस बात को याद रखना। ये जमीन छीनना चाहते हैं और हम जमीन दिलाना चाहते हैं। ये बात भी आपको बतानी पड़ेगी कि जमीन दिलाने की ताकत सरकार में होती है, इसलिए हम कहते हैं कि अपने लोगों को चलो ताकतवर बनो। रोजगार देने की ताकत सरकार में होती है, इसलिए मैं आप लोगों से, मध्य प्रदेश राजस्थान के लोगों से कह रहा हूं कि अपने लोगों को इनके भरोसे मत छोड़ो, उनको हाथ फैलाने मत दो। रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए हमारे लोग, वहां इनके भरोसे मत रहो।
अपने लोगों को ताकतवर बनाने के लिए, उनको समझाने के लिए उनके बीच में जाओ। और भी कई मांगे हमने वहां रखी थी उस समय, लेकिन क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें करनी है आपसे, एक षड्यंत्र जो किया ये बेनकाब होना बहुत जरूरी है। किसी की हैसियत नहीं पूरे देश में कि वो इस षड्यंत्र का सामना कर ले, लेकिन इस षड्यंत्र को बेनकाब करना नेतृत्वकर्ता के कारण मेरी जिम्मेदारी है। कल एक शासनादेश आया, हमारे नेता सभी सुने, उत्तर प्रदेश के, और ये सब जगह होगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, आप देख लेना। उन्होंने कहा कि 22 तारीख से 30 तारीख तक रामनवमी का त्योहार है और तमाम तरह की जो धार्मिक आयोजन है वो होगा, और उसमें 1 लाख रुपए हम लोग पंडे पुजारियों को ये काम करने का देंगे। पहली बात, संविधान ये स्पष्ट करता है कि कोई भी धार्मिक कार्य किसी भी जाति धर्म का हो वो सरकारी खर्चे पे नहीं हो सकता। ताली, हाथ खोलो, दिमाग खोलो, हाथ मत जोड़ो, दिमाग खोलो। वो ये कह रहे हैं, देखो उनका षड्यंत्र। उन्होंने कहा कि डीएम एसएसपी जाके व्यवस्था करेंगे, एसडीएम जाके व्यवस्था करेंगे। उनका लक्ष्य क्या है, इस बात को समझो भाई। धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है, कोई आपको आपके धर्म को मानने से नहीं रोक सकता, और चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हो, मुस्लिम धर्म के लोग हो, ईसाई धर्म के लोग हो, सिख धर्म के लोग हो, कोई भी धर्म देना सिखाता, लेना नहीं सिखाता, लूटना नहीं सिखाता, जो ही सिखाते हैं। और धर्म को मानने वाले लोग, अपनी आस्था ये होती है कि वो अपना खर्च करके अपने धर्म को सींचते हैं। ये है असली धर्म। इन्होंने व्यवस्था की है कि बैनर लगेंगे जनप्रतिनिधियों के, वो सरकारी खर्चे पे लगेंगे और मंदिरों में लगेंगे, और मंदिरों में जो एमपी एमएलए हैं, क्योंकि इनकी सरकार है वहां, तो इनके नेता वहां मुख्य अतिथि होंगे। आप सोचो, ये मंदिर को राजनीतिक घर बनाना चाहते हैं कि मंदिरों में इनके नेता जाएं, सरकारी खर्चे पे जाके भाषण दे, और भाषण देके कहें कि देखो हमारी पार्टी ने किया है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाओ। ये हमारे दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को बेवकूफ बनाने की तैयारी है, उनकी वोट को लूटने की तैयारी है। ये कोई धार्मिक नहीं है। अगर धार्मिक होते तो मंदिर छोड़ के गोरखपुर का ये लखनऊ की सत्ता पे नहीं बैठे होते, आप सब लोग जानते हैं। हमें अपने समाज को सावधान करना होगा। हमारी बहनें वहां जाएंगी मंदिरों में पूजन करने के लिए, ये वहां अपनी बात बता के उनको बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। हमें ज्यादा बड़े पैमाने पर, मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी बहनों को इस आंदोलन से जोड़ना पड़ेगा, हमारी माओ को तैयार करना पड़ेगा। हमारी बहुजन सेवनियां जो इतिहास उनका गवाह है, इतना बड़ा इतिहास है, मां सावित्रीबाई फुले से लेके मां अवंतिकाबाई लोधी, मां झलकारी बाई, मां पन्नादाई, इतना बड़ा इतिहास है जिसका कोई तोड़ नहीं। उन वीरांगनाओं को, जो आज की वीरांगना है, उनको तैयार करना पड़ेगा। कुछ यहां बैठी है, कुछ घर पे है, उनको हमें जाके समझाना पड़ेगा कि इनसे कहो कि अगर वास्तविकता में तैयार करना है तो इन महिलाओं को सशक्त करो और हर महिलाओं को रोजगार दो। अगर तैयार करना है तो सुरक्षा करो बहन बेटियों की। उत्तर प्रदेश में और देश में जहां तुम्हारी सरकार है, निकम्मो, बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाते हो, भाषण देते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हो, और आपकी सरकारों में हाथरस के साथ क्या हुआ आपने नहीं देखा क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनकी महिला नेताएं भी चुप थी बिल्कुल, और सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई और कहा कि ये हुआ। और देखो किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके उन्होंने हमारी बहन को, न्याय को जो है बाधित करने का काम किया। देखा आपने किस तरह से आपके साथ हुआ अन्याय का मजाक उड़ा उत्तर प्रदेश में। 3 लोगों को बरी कर दिया और 1 आदमी को सजा, और वो भी वो जो धाराएं बैठती थी वो हटा दी। पूरी सरकार खड़ी थी आरोपियों को बचाने के लिए। केवल भीम आर्मी के लोग जमीन पर लड़ रहे थे उस समय, आजाद समाज पार्टी के लोग, और उनका दबाव था दिल्ली में कि मुख्यमंत्री को मजबूर होना पड़ा न्याय के लिए, लेकिन फिर भी न्याय के साथ घोटाला किया। याद रखना कि गुंडों को बचा नहीं पाओगे मुख्यमंत्री, मेरी बात को याद रखना। क्या उंगली दिखा दिखा के बात करते हो? सदन में नहीं हुआ मैं सदन में, वरना देता जवाब, अपने लोगों की तरफ से बताता कि उंगली कैसे दिखाई जाती है। घमंड तो बहुत बड़े बड़े अहंकारियों के दूर हुए। मैं इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों को ज्यादा निर्देशित करना चाह रहा था, क्योंकि उनके यहाँ पंचायत, उसका नगर पंचायत का चुनाव आ गया है अप्रैल में, और आपने देखा जब ये आपके बीच में आए तो आप पूछना इनसे कि बताओ पिछड़े वर्ग के लोगों को नगर निकाय में आरक्षण ना मिले, इसकी तैयारी क्यों करके रखी है आपने? क्यों इतने दिन तक आपने जो है वो ट्रिपल टेस्ट पास नहीं करवाया?
हमें अपने लोगों को समझदार बनाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। ये हमसे रिश्ते भी वोट के रखते हैं। जिस दिन वोट का अधिकार आप पर नहीं था, ये आपको शूद्र कहते थे, अछूत कहते थे, नीच कहते थे, आपके अधिकारों को इन्होंने छीन रखा था। ये आप जानते हैं, इतिहास पढ़ के देखो कि किस तरह परंपरा कुरीतियों के नाम पे, सती प्रथा, विधवा व्यक्त, तमाम कुरीतियों के नाम पे इन्होंने इस देश की महिलाओं को जो है शोषण करने का काम किया। ऐ मेरे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि सती प्रथा के नाम पे अगर आज सती प्रथा होती और आपके घर में अगर आपके घर में कोई बहन विधवा हो जाती, चाहे वो आपकी बहन हो, भाभी हो, मां को, उसको संखलों में बांध के अगर जलती चिता पे लिटाया जाता तो आपके छाती पे क्या बीतती, आपके दिल पे क्या बीतती, आप सोच के देखो। क्योंकि तब हम पे अधिकार नहीं थे, देश तब गुलाम हुआ जब इस देश के बहुजनों को लड़ने का अधिकार नहीं था, उनको हथियार उठाने का अधिकार, तब गुलाम हुआ। आज गुलाम करके दिखा दो। अगर किसी की मां ने दूध पिलाया विदेशी की, चाहे वो चाइना, पाकिस्तान या कोई सा भी देश हो, जिसको गलत फहमी अब गुलाम बना के दिखाओ। ये गुलाम तब हुए हम जब इनके हाथ में पावर थी और हम बहुजन लोगों को, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक लोगों को कहा कि तुम हथियार नहीं उठा सकते हो। आज तो हम अपने हकों के लिए लड़ने को तैयार। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, पूरे देश से आए लोगों को, आप जाके वहां मुझे रिप्रेजेंट करेंगे, आप बताएंगे, मैंने कहा था डायरी पेन लेके आना कि हम क्या चाहते हैं। मैंने आपसे अपील की कि पार्टी गाइडलाइन से अलग हटके अनुशासन को त्याग कर कोई काम ना किया करें। आपका अनुशासन आपकी ताकत है। जब आप अनुशासित रहेंगे, इससे आपकी ताकत बढ़ेगी। जब आप गाइडलाइन पे रहेंगे, तब आपकी ताकत बढ़ेगी। जब हम भीड़ बन जाएंगे, आपकी ताकत नहीं बढ़ेगी। इसलिए जो पार्टी के आदेश आते हैं उनको पालन किया करो भाई। ये बात मैं आपसे कहता रहता हूं भाई। जितना इस पार्टी के लिए मैं जिम्मेदार हूं, कि आप लोग जिम्मेदार नहीं हो? जो सब लोग बैठे बताओ जरा, जो सब लोग बैठे बताओ, क्या मैं अकेला जिम्मेदार हूं? क्या सारा भार मेरे कंधों पे या आपके कंधों पे भी है कुछ? तो आप लोग ये क्यों नहीं ख्याल रखते कि किसी भी कारण आपकी पार्टी का मान सम्मान कमजोर नहीं पड़ना चाहिए? आपकी किसी बात से आपके किसी साथी को गिलानी, अपमान महसूस नहीं होना चाहिए। क्या आप इन बातों का ख्याल क्यों नहीं रखते हो? इसलिए दिशा निर्देश के तौर पर मैं कह रहा हूं कि जो आपसे वरिष्ठ साथी हैं, उनके आदेशों का पालन किया करो। और आपको कोई शिकायत हो तो उसको जब मीटिंग हुआ करे, समीक्षा हुआ करे, तब जो है अपनी बात को रखा करो। सार्वजनिक उपक्रमों पे अपनी बात को ना रखा करो। उससे आपकी पार्टी, आपके संगठन की छवि को धब्बा लगता है। क्या आप अपनी पार्टी संगठन के विरोधी हो? तो आपको चाहिए कि संयम और धैर्य के साथ अपनी बात को समय मिलने पे रखें, धैर्य रखें। अगर आज मुलाकात नहीं हो रही है तो जरूरी नहीं कि आज उस बात पर चर्चा हो, 4 दिन बाद मुलाकात होगी, तब चर्चा हो जाएगी। अभी हमारे एक वरिष्ठ साथी ने मुझसे कहा कि भाई मुझे आप उत्तर प्रदेश की लिस्ट दे दो। तो मैंने उनसे कहा, क्योंकि वो बहुत धैर्यपूर्ण हमारे नेतृत्व करता है, तो मैंने उनसे कहा कि जब हम दोबारा मिलेंगे तब मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने एक बात में समझ लिया, आप भी समझा करो। अब ये पूरा आपके कंधों पे है, स्पेशली नौजवान लोगों के। ये नौजवान लोगों के कंधे पे है। मैं बिहार के साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुजन समाज जोड़ो भाईचारा तैयार करो यात्रा के जरिए पूरे बिहार में जो सत्ताधारी दल के साथी लोग हैं, उनकी यात्रा में भी इतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ उन्होंने जुटाने का काम किया, जितनी मेहनत करने का उन्होंने काम किया। मैं वहां के नेतृत्व करता दोनों साथियों का, और वहां से पहुंचे सभी और जो वहां हैं उन सभी साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि वहां भी उन्होंने आपने एहसास करा दिया कि आने वाले कल में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बिना वहां भी आगे राजनीतिक आंदोलन उन लोगों का नहीं बढ़ सकता है। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने बीच में भी कहा और आप सब आपसे पुनः कह रहा हूं, क्योंकि आधी आबादी को ये लोग प्रभावित करने का काम करेंगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ज्यादा बड़े पैमाने पे बहुजन समाज की महिलाओं को आप लोग अपने संगठन पार्टी से जोड़ने का काम करें, उनको जिम्मेदारी देने का काम करें, उनको समझाने का काम करें, उनको एहसास कराएं कि देश में क्या चल रहा है और देश में जो
देश के दुश्मन लोग हैं, जो नकली राष्ट्रभक्त लोग बनते हैं, वो क्या करना चाहते हैं ये बताने का काम भी आप महिलाओं को करें। ठीक है। मैंने आपसे पिछले भीम आर्मी के अधिवेशन में कहा था कि हम जल्द अपना अखबार जो है वो करेंगे, तो हमारा न्यूज पोर्टल रेडी हो गया है। अगले महीने हम लोग उसको लॉन्च करेंगे। आगे जो भी नियुक्तियां होगी, जो भी रैलियां होगी, सब चीजों की इंफॉर्मेशन आपको उस पर मिला करेगी। अगले महीने हम लोग उस न्यूज पोर्टल को लॉन्च करेंगे। यहां बिजनौर के साथी भी हमारे आए हुए हैं, वहां हमारा कार्यालय भी बना है नगीना में। उस कार्यालय का भी उद्घाटन हम लोग अगले महीने करेंगे। आप लोग तैयारी कर लो, अगले महीने उस कार्यालय का उद्घाटन भी नगीना में होगा। ठीक है। बड़े पैमाने पे देश में बेरोजगारी, महंगाई और जो तमाम तरह की समस्या हैं वो बढ़ रही, और उन पे काबू पाने के लिए सरकार फेल है, क्योंकि सरकार उन पे काबू पाना नहीं चाहती। इसलिए और भी बहुत सारी समस्या, जैसे पुरानी पेंशन की बहाली, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। जैसे जिन लोगों पे जमीन नहीं है उनको जमीन मिलनी चाहिए। जैसे ठेकेदारी में आरक्षण की हमने मांग की, जैसे रोजगार करने के लिए जब सरकारी नौकरियां नहीं है, प्राइवेट नौकरियां नहीं है, तो बिजनेस करने के लिए हमारे लोगों को लोन मिले। जैसे इन घटनाओं का जिक्र किए बगैर बात पूरी नहीं हो पाएगी। जिस तरह से नफरत की आग में देश को झोंका जा रहा है, अभी जो घटना राजस्थान में घटी, जहां नासिर और जुनैद को तथाकथित गुंडे, जो थोड़े से धन के लिए पशुओं की तस्करी करते हैं, उन गुंडों ने, जो तथाकथित गोरक्षक हैं, उन्होंने उन बच्चों को राजस्थान से उठाया, हरियाणा में लाके पीटा, फिर थाने लेके गए और थाने में ले जाकर पुलिस को उनको सौंपने का काम किया। उनकी हालत देख के पुलिस ने मना कर दी, तो उन दोनों बच्चों को बेल्टों से बांधकर उनको जिंदा जलाने का काम किया। पूरी दुनिया में अगर इस घटना को देखा जाए तो ये घटना इतनी निंदनीय है कि इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम। जब मैं सती प्रथा का जिक्र कर रहा तो बिल्कुल ऐसा ही दर्द पैदा होता है जो इस घटना में हुआ, जिंदा लोगों को जलाने का। वो तो मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान और हरियाणा की टीम का। उन्होंने एक दिन में पूरा 1 दिवसीय आंदोलन करके सभी मुख्यालयों पे, और उनके सहयोगी के रूप में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की टीमों ने सभी जिला मुख्यालयों पे आंदोलन करके उस निकम्मे मुख्यमंत्री को उन परिवारों से मिलने जाने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि उनकी सरकार में अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई। यहां मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, यहां ग्रंथ साहिब की बेइज्जती की घटनाएं होती हैं, यहां तमाम तरह से हमारे गुरु घरों को, हमारे पवित्र स्थलों को ढाने की तैयारी चल रही है। बड़े पैमाने पर सरकार के लोग बसे हुए, जो 60-60, 70-70 साल से लोग बसे हुए, बरेली बदायूं का एक मामला मुझे बताया साथियों ने, उन परिवारों को उजाड़ने का काम कर रही है। हल्द्वानी में जिसे उजाड़ने का काम किया, इन सब के खिलाफ भी हमें लड़ने की तैयारी करनी चाहिए और अपने संवैधानिक आंदोलन से सरकार को, इनकी सरकार की साजिश को नाकामयाब करना चाहिए। हमें जमीन पे जाके अन्याय करने वाले लोगों से, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी आवाज बनना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जब नाइंसाफी हो, अन्याय हो, तो हमें जाति धर्म से ऊपर उठ के उनकी मदद करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं एक भीम आर्मी के वरिष्ठ साथी यहां बैठे, सीनियर साथी, उनको भी एक आग्रह करना चाहता हूं
कि वो अपनी पाठशालाओं पे ज्यादा काम शुरू करें। उन पाठशालाओं के जरिए हमारा नया कल तैयार हो रहा है, उन पाठशालाओं पे ज्यादा काम करें। उसके साथ साथ भीम आर्मी को अब हम बहुजन सुरक्षा दल के रूप में भी उनसे काम लेंगे। बहुजन सुरक्षा दल का क्या काम है, इसको जानने के लिए अब संगोष्ठियां जो है आप लोगों के बीच में रखी जाएंगी और भीम आर्मी के लोगों को, भीम आर्मी के हमारे नेताओं को अपने कैडर को तैयार करना है कि वो अपने इस दल को, इस शक्ति को बहुजन समाज की सुरक्षा में समर्पित अर्पित करने का काम करें। उस सुरक्षा दल के जरिए जो वोटों की लूट होती है, जो ईवीएम द्वारा वोटों की चोरी हो रही है, जो तमाम तरह से वोट कटवाई जाती है या हमारे लोगों को डरा धमकाया जाता है या फिर हमारे लोगों पे जो अन्याय होता है, हमारे कार्यकर्ताओं को जो नुकसान पहुंचाया जाता है, झूठे मुकदमे लिख के जो जेल भेजा जाता है, उनके खिलाफ भी जो है निर्णय लेने की क्षमता उनको हम लोग देंगे कि वो निर्णय लेके इनके खिलाफ भी ताकतवर तरीके से काम करें। विकल्प के तौर पे, भविष्य के तौर पे हम पे जो अगले संकल्प है वो हरियाणा में आजाद समाज पार्टी काशीराम के आंदोलन को खड़ा करने का है। उड़ीसा, झारखंड में आजाद समाज पार्टी काशीराम के आंदोलन खड़ा करने का है। इसलिए मैं हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथियों से कहना चाहता हूं कि वो भी कमर कस ले, क्योंकि वहां भी राजनीतिक शक्ति की जरूरत है। क्योंकि जब तक राजनीतिक शक्ति नहीं होगी तब तक वहां आपके हाथ अपने लोगों की मदद के लिए कलम की ताकत के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वहां भी आप तैयारियां कर लें। और मैं जो वहां प्रभारी है भीम आर्मी के जो प्रदेश के संयोजक हैं, उन सब लोगों से कहना चाहता हूं कि वो कमर कसे। अब आपको राजनीतिक शक्ति की जरूरत है समाज को अवसर देने के लिए, इसलिए आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जो साथी हैं उनको नगर निकाय चुनाव की तैयारी मजबूती से करने के लिए तैयार होना चाहिए। वही हरियाणा और छत्तीसगढ़, राजस्थान के, उड़ीसा के छात्र साथियों को अपने संगठन निर्माण कार्य में लगना चाहिए और मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथियों को सत्ता प्राप्ति के लिए लगना चाहिए। उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए लगना चाहिए। उनको आपसी मनमुटाव त्याग करके निर्णय लेके अपनी ताकत बनाने के लिए तैयार होना चाहिए। करोड़ों माओ, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों के आंसुओं, उनकी तकलीफों का ख्याल रखते हुए अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए समर्पित करना चाहिए। ऐसा भी मेरा मानना है कि आप लोग करके मुझे दिखाओगे। हमने अगले टारगेट के तौर पे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी एक टारगेट रखा है कि उनको अगले 6 महीने के अंदर 10 लाख सक्रिय सदस्यों की सदस्यता जो है उत्तर प्रदेश में करानी है। इतने सक्रिय सदस्य उत्तर प्रदेश में होने ही चाहिए। और 9 अक्टूबर को, मेरी आवाज आ रही है वहां ऊपर, 9 अक्टूबर को हमारी उत्तर प्रदेश की पहली रैली राजधानी लखनऊ में होगी। 9 अक्टूबर आज हम लोग जिनकी जयंती मना रहे हैं, उनके परिनिर्वाण दिवस पे हम वहां की सरकार को भी ये बताएंगे कि अब उत्तर प्रदेश में भी आपका अन्याय, आपका झूठ हम लोग चलने नहीं देंगे। इसके लिए आपको दीवारों का, अपने शरीर का सहारा लेना पड़ेगा, तमाम तरह के छोटे साधनों का सहारा लेना पड़ेगा, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। अभी से आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा, 9 अक्टूबर लखनऊ चलो। लखनऊ पहुंच के, लखनऊ के जरिए हमें उत्तर प्रदेश पे जो हमारे रहबर मान्यवर काशीराम साहब ने जो हमारी शक्ति तैयार की थी, जो षड्यंत्र द्वारा हमसे छीन ली गई, उस शक्ति को पुनः प्राप्त करना है। इसकी तैयारी भी हमें करनी चाहिए। इस तैयारी को रोकने के लिए दुश्मन भी एडी चोटी के जोर लगा लेंगे। इसलिए मैं आपको अभी से आगाह कर रहा हूं कि आप अपने अपने जिलों में इस संदेश को आज से ही कहने का काम करें कि 9 अक्टूबर को हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नीला सैलाब तैयार करके दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोग जिस तरह मध्य प्रदेश में हमने तय किया है
कि मध्य प्रदेश में पहला आदिवासी मुख्यमंत्री आजाद समाज पार्टी काशीराम देगी और उसके साथ साथ एक पिछड़े वर्ग का उप मुख्यमंत्री, एक अनुसूचित जाति का उप मुख्यमंत्री और एक अल्पसंख्यक समाज का उप मुख्यमंत्री भी हमारी पार्टी वहां सरकार बनाने पे देगी। और जमीन पे उसकी बड़ी तैयारी चल रही है। परसों छतरपुर में भी हम लोग बताएंगे कि अगर किसी पाखंडी को ये धोखा हो गया हो कि वो हमारे लोगों का अपमान करेगा तो ये अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस देश के प्रति इतने समर्पित हैं कि हमने हजारों साल तमाम तरह के अपमान सहे, हम बिना अवसरों के रहे, तमाम तरह के अन्याय अत्याचार के साथ भी देश के साथ खड़े रहे और आज भी भूखे प्यासे पेट भी बिना साधन के आज भी हम इस देश के प्रति समर्पित है, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं, देश हमारा है, इसलिए हमारी तैयारी सबसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए।